वेलकम टू आयरन न्यूज़। आज की जो स्टोरी हम कवर करने जा रहे हैं, ये आज आप स्क्रीन के ऊपर जो टॉपिक है उसको देख के समझ रहे होंगे कि जापान अपने रक्षा बजट में बहुत ही बड़ा विस्तार करने जा रहा है। इतना बड़ा इमीडिएट चेंज जो है बजट के अंदर आज तक किसी कंट्री ने नहीं किया है, जो कि जापान ने इमीडिएट कर दिया अभी। ऐसा क्यों किया है जापान ने, इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, आइए हम इस टॉपिक के अंदर इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें तो आज के टाइम में खाली यूरोप ही नहीं है जहाँ पर कि जो है युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर ही नहीं है जहाँ से कि एक रीजन जो है इस टाइम पर डिस्टर्ब है। जो ईस्ट एशिया का रीजन है वो भी आज के समय पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इन चीज़ों से, और जापान ने इस बात को समझ लिया है कि आज नहीं तो कल इनको भी किसी न किसी छोटे कॉन्फ्लिक्ट या वॉर का सामना करना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी इन्होंने इमीडिएटली अपने बजट के अंदर बहुत मेजर इंक्रीमेंट का प्रपोज़ल दिया है। ये अप्रॉक्सीमेटली $53 बिलियन जो है अपने डिफेंस बजट पर खर्चने के लिए अप्रूव करवा रहे हैं। अगर ये जो रिक्वेस्ट उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर सबमिट की है ये अप्रूव हो जाती है तो इमीडिएटली जापान का जो रक्षा बजट है उनकी जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 2% हो जाएगा। ये फ़िलहाल अभी 1% से ज़्यादा खर्चते नहीं हैं। अप्रूवल के बाद में टोक्यो का ये मानना है कि जो प्राइम मिनिस्टर किशिदा है, फोमियो किशिदा, इन्होंने इसका एक रोड मैप तैयार किया है कि अगले 5 साल के अंदर ये लोग अप्रॉक्सीमेटली 43 ट्रिलियन येंस जो है वो अपने बजट पे खर्चेंगे डिफेंस के, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बनता है $290 बिलियन, जो कि अपने आप में बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। और अगर इतना अमाउंट ये खर्चने लगते हैं तो ये हो सकता है दुनिया के अंदर दूसरी या तीसरे नंबर की ऐसी कंट्री बन जाएंगे जो कि इतना ज़्यादा बजट के ऊपर अपना खर्च कर रहे हैं, इमीडिएटली इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाले हैं। डिफेंस के लिए ये जो इस टाइम का जीडीपी का इनका 2% का बजट इन्होंने रखा है, उसके कुछ मेजर रीजंस हैं जो कि हम आगे अब इसमें शेयर करने वाले हैं। फ़िलहाल हम ये जानते हैं कि नाटो कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो एटलीस्ट अपने बजट का 2% जीडीपी का अपने डिफेंस पे खर्चे। और जापान जो है वो नेटो का पार्ट नहीं है, लेकिन जापान के रिलेशन यूएस के साथ इतने अच्छे हैं कि ये नेटो के बराबर का ही एक जो डिफेंस पैक्ट है वो रखता है अमेरिका के साथ में। तो कहीं ना कहीं यूएस भी इन पे एम्फेसाइज करता है, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस देता है कि वो भी अपने जो डिफेंस बजट पे है इतना पैसा खर्चें ताकि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर पाएँ। और जापान जो है एक पैसिफिक कंट्री है, और जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनको अलाउ नहीं करता इस टाइम पर अपने बजट से का जो है वो 1% से ज़्यादा डिफेंस पे खर्चना। इवन कि ये इनके यहाँ पे कोई भी आर्मी नहीं है, कोई भी एयरफोर्स नहीं है, इनके यहाँ पे बस एक सेल्फ डिफेंस फोर्स होती है जो कि किसी भी खतरे की हालात के अंदर इनकी कंट्री को कंट्रोल कर सके या उस चीज़ को रोक सके या कोई दंगे फसाद को। बाकी इनकी रक्षा का जितना भी जिम्मा है वो अभी तक यूएस मिलिट्री फोर्सेस ही उठाती रही हैं, और यूएस के बड़े बड़े जो वॉरशिप्स हैं वो इनके यहाँ पे डॉक रहते हैं और उनकी आर्मी जापान को प्रोटेक्ट करती है। और उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न ये है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान एक अग्रेसर के रूप में उभर के आया था दुनिया के सामने, जिसकी वजह से जापान की अपने आसपास की जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोई अच्छी इमेज नहीं है। वो एक बहुत बुरी यादें ताज़ा करते हैं जब भी जापान जो है मिलिट्री या आर्मी जो है अपनी उसको बढ़ाने की बात करता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान ने चाइना हो, कोरिया हो, फिलीपींस हो, आसपास के जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी के बहुत बड़े हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और अब जब ये दोबारा से अपनी जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा डिफेंस पे खर्चने जा रहे हैं और अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी ये चीज़ थ्रेट के रूप में दिखती है, क्योंकि ये अपना बजट ऑलमोस्ट डबल कर देंगे। और ये अपने आप में एक ह्यूज मतलब कि चेंज होगा, क्योंकि इतना बड़ा इमीडिएट बजट में चेंज आता नहीं है किसी कंट्री के जो ये करने वाले हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है कहीं ना कहीं जो है वो इनकी जो नॉर्थ कोरिया का और जो चाइना का इनके ऊपर अग्रेशन हो रहा है लगातार, वो इसका रीज़न माना जाता है। और चाइना का इसके बारे में क्या कहना है, चाइना जो है वो एक थ्रेट के रूप में
पोज करता है। और वो जब इस बजट के बारे में जब ये स्पेकुलेशन सामने आई तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको ये माना कि ये वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना इस चीज़ से नर्वस होगा कि जापान अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडेंट के रूप में सामने खड़ा कर दे। क्योंकि इस टाइम पर जापान को ये करने की ज़रूरत इसलिए फील हो रही है कि इनके आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें 2 न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ये बहुत रफ कंट्रीज़ हैं जो कि किसी भी कंट्री को आज के टाइम पे, या ये कह सकते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अग्रेसर का काम जापान ने किया है वही काम आज चाइना और नॉर्थ कोरिया कर रहे हैं। और ये एक चैलेंज है जापान की सोवेरेंटी के लिए आज के टाइम में, क्योंकि इनके ऊपर कहीं ना कहीं, चाहे इनके एयर बॉर्डर्स हो चाहे इनके सी बॉर्डर्स हो, इनको नॉर्थ कोरिया और चाइना लगातार ब्रीच करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। और ये इसी ने ही कहीं ना कहीं एक डर पैदा कर दिया कि इनको आज एक आर्मी की ज़रूरत है। ये जो पैसा स्पेंड किया जाएगा इसका मेजर रीज़न कहीं ना कहीं इसी चीज़ को माना जाता है। तो हम ये चीज़ जानते हैं डिटेल में कि ये जो इतना पैसा अप्रूव होगा तो इसको कहाँ खर्च करेंगे ये लोग। और उससे पहले जानते हैं हम लोग कि जितना पैसा ये खर्च रहे हैं तो दुनिया के अंदर इनके मुकाबले में और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो कितना पैसा अपने डिफेंस पे खर्चती हैं, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने पे जापान दुनिया में 9वें नंबर की कंट्री बन जाएगा जो कि अपने डिफेंस पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च रहा है। तो नंबर 1 पे इसमें यूएस आता है जो कि अपने बजट के अंदर से $877 बिलियन खर्चता है अपने डिफेंस पे। यूके 77 बिलियन के आसपास खर्चता है, और चाइना अप्रॉक्सीमेटली $290 बिलियन के आसपास खर्चता है इसके अंदर। रशिया तीसरे नंबर पे आता है, इंडिया चौथे नंबर पे आता है $81 बिलियन के साथ में। उसके बाद में सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन सब के बाद में अगर हम देखें तो 9वें नंबर पे जापान आ जाएगा अगर ये बजट अप्रूव हो जाता है। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वो भी अपने बजट में लगातार बढ़ोतरी करती रहती है डिफेंस के लिए, ताकि वो अपने देश में पीस मेंटेन कर सके। और ग्लोबल इंक्रीज़ जो डिफेंस की स्पेंडिंग में हर साल होता है अप्रॉक्सीमेटली 3.7% के आसपास में होता है, और जापान अराउंड 13% करने वाला है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। यानी अपने आप में ह्यूज जंप होगा, कहाँ पूरे साल के अंदर सभी देशों का मिला के 3.7% तक का इंक्रीज़ होता था, और ये अकेले ही 13% का अपने फाइनेंशियल जो है ईयर के अंदर स्पेंड करेंगे अपने इस फाइनेंशियल डिफेंस बजट के ऊपर। और ये पैसा खर्च कहाँ होगा अगर हम इसकी बात करें तो इस पैसे में से अप्रॉक्सीमेटली $8 बिलियन जो है ये सिर्फ मिसाइल अपग्रेड के ऊपर ही करेंगे। इससे अपनी डिफेंस के अंदर मिसाइल्स को ये लोग अपग्रेड करके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा और लीथल बनाएंगे। इसी के साथ जापान जो है वो फ्यूचर के अंदर नॉर्थ कोरिया से जो मिसाइल्स अटैक होते हैं उनको काउंटर करने के लिए करीबन $500 बिलियन जो है वो फाइटर जेट्स के ऊपर खर्चने वाला है। अभी जापान फ़िलहाल यूके और इटली के साथ मिलके 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है जो कि बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा, और वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में होगा। तो ये उसके ऊपर और ज़्यादा पैसा खर्चेंगे ताकि जल्दी से जल्दी उसको तैयार किया जा सके और ये अपनी आर्मी में उसको इंडक्ट करें। साथ ही साथ में ये टॉम हॉक क्रूज़ मिसाइल्स हैं उनको परचेज़ करेंगे और ज़्यादा, और नए डिस्ट्रॉयर्स को अपने यहाँ पे इंडक्ट करेंगे ताकि ये अपनी आर्मी और अपनी एयरफोर्स को जो है वो सी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैनूवर कर सके और अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके। और साइबर वॉरफेयर के लिए भी इस टाइम पर इनके पास सिर्फ 900 पर्सनल्स हैं, जो कि इस बजट के अप्रूव होने के बाद में 2400 साइबर अटैक पर्सनल्स हो जाएंगे जो कि इनके देश के डिफेंस को साइबर अटैक से बचाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये चीज़ें होने का सर्कमस्टांसेस क्यों बने, तो सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो पैंगियोंग ने जो अभी 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो टेस्ट किए हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर ट्रैवल करके जो जापान की समुद्री बॉर्डर्स है उसमें आके मिसाइल्स गिरे हैं। और जापान के बॉर्डर्स के अंदर ये पहली बार नहीं हुआ, ये इससे पहले भी बहुत बार हुए हैं। और सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया अब एक न्यूक्लियर कंट्री है और ये जानबूझ के टारगेट करता है इन एरियाज़ को, और जब इनसे इस चीज़ के लिए बोला जाता है कि आप ये मत करिए तो वो कहते हैं कि ये एरिया, ये वाटर्स ये हमारे हैं ना कि जापान के हैं।
और इसी के साथ साथ में अगर बात करें हम चाइना की, तो चाइना भी इनके बॉर्डर्स को क्रॉस करके अपने वॉरशिप्स को, अपने प्लेन्स को इनके बॉर्डर से निकाल के ले जाता है, और ये लगातार ड्रिल्स होती रहती हैं। तो ये ड्रिल्स कहीं ना कहीं जापान के दिमाग में खतरा पैदा कर रही हैं आज के टाइम में, कि अगर इन्होंने टाइम पर अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया तो नॉर्थ कोरिया और चाइना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने खड़े हो जाएंगे, जो कि इन फ्यूचर के अंदर अगर ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुए तो इनके द्वारा किए गए अटैक्स में या कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ये अपने आइलैंड्स को खो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन्होंने अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उसके अलावा एक मेजर रीज़न ये भी माना जा रहा है कि इस समय जो टेंशन्स बनी हुई हैं साउथ चाइना सी के अंदर, उसका भी एक मेजर इम्पैक्ट है, जो कि मजबूर कर रहा है जापान को इसकी तैयारी के लिए, क्योंकि यूएस ने अभी रिसेंटली ही ताइवान के रक्षा बजट के लिए $800 मिलियन अप्रूव किए हैं। तो इस चीज़ को लेके चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ में यूएस ने एक ट्रीटी साइन की थी, जिसके अंदर कि उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव किया था कि वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करेंगे, और वो इस बात को मानता है कि ताइवान को जो है वो ये एड दे के इन्होंने वन चाइना पॉलिसी को ब्रीच किया है, क्योंकि चाइना ताइवान को अपना एक अभिन्न अंग मानता है। वो मानता है कि ताइवान उसका एक हिस्सा है, लेकिन चाइना इस चीज़ को नहीं मानता, यूएस इस चीज़ को नहीं मानता, सॉरी। और वो इस चीज़ के ऊपर कहता है कि हमने ये उनके रक्षा डिफेंसेस को बढ़ाने के लिए अप्रूव किया है, और हमने कोई भी वन चाइना पॉलिसी जो आपकी साइन की थी उसको ब्रीच नहीं किया है। लेकिन चाइना इसको वायलेशन मानता है कि 1982 के अंदर जो इंटरनेशनल लॉज के अंडर में जो ट्रीटी साइन की थी इन्होंने यूएस के साथ में, उसके अकॉर्डिंग ताइवान इसका पार्ट है, और इनको ताइवान की इस तरीके से मदद करके इन्होंने उस पॉलिसी को तोड़ा है। तो इस तरीके के जो ये सिस्टम या इस तरीके के ये सरकमस्टांसेस जो साउथ चाइना सी में और जापान के चारों तरफ बन रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जापान को एक थ्रेट पोज हो गया आज के टाइम में कि कल को जापान के ऊपर भी हमला किया जा सकता है, क्योंकि बार बार जापान की भी बहुत सारी टेरिटरी है जिसको चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है क्लेम करते रहते हैं, और इस तरह के थ्रेट पोज कर करके ये बहुत सारे इलाकों के ऊपर जो कब्जा कर लेते हैं। तो पैसिफिक में आज के टाइम पे ये ओल्ड मिलिट्री थ्योरी का यूज़ किया जा रहा है कि आप अपने यहाँ पर इतने हथियार इकट्ठा कर लीजिए, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि सामने वाला आपके ऊपर हमला करने की हिम्मत ही ना कर सके, और ये वॉर को प्रिवेंट कर सके। और ये पीस को बनाए रखने का इनके हिसाब से सबसे आसान तरीका है। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि इसमें रिस्क है कि अगर कोई मिसकैलकुलेशंस होती हैं, क्योंकि जिस तरीके के थ्रेट चाइना पोज करता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जापान किस तरीके की प्रिपरेशन कर रहा है, या यूएस जो है साउथ चाइना सी के अंदर किस तरीके से इन देशों की हेल्प कर रहा है। अगर चाइना किसी भी तरीके के ब्रीच करता है और अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कोई भी हादसा होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वॉर को जन्म दे सकता है। तो इन सब चीज़ों को और इन सब चैलेंजेस को कैलकुलेट करने के बाद में जापान ने ये आइडिया लगाया है कि अगर अभी से इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, तो वो हो सकता है अपने देश की बहुत बड़ी धरती का हिस्सा जो है वो चाइना या नॉर्थ कोरिया के अंदर खो सकते, क्योंकि आज के टाइम में जैसे 1942 के अंदर एक जापान अग्रेसर था, ये देश भी एक अग्रेसर के रूप में उभर के आए, और ये अपने आसपास की बहुत सारी कंट्रीज़ हो गई, उन सभी की ज़मीन, जैसे फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन सब की ज़मीनों के, जापान की ज़मीन के, इन सब के अंदर कहीं ना कुछ लैंड जो है उसको डिस्प्यूटेड मानते हैं, और उन सब एरियाज़ के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनके साथ में कहीं ना कहीं छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। तो इसी वजह से ही आज जापान ने इतना बड़ा रक्षा बजट के अंदर जो है वो बढ़ोतरी की है। अगर फ्यूचर के अंदर ये अप्रूव होता है तो किस टाइप के चेंजेस आएंगे जापान में, किस टाइप की नई आर्मी तैयार होगी, कोई भी अपडेट आती है तो डेफिनेटली आपके साथ में वो न्यूज़ शेयर करूँगा। इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक जो है वो एंड करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहे। इसी के साथ हैव अ ग्रेट डे हेड, बाय बाय।